नमस्कार प्यारे दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी और मैं आपके लिए लाता हूं 2020 सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। आज इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए चुनकर लाया हूं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आज का टॉपिक लिया है दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। जब से हमने पढ़ाई स्टार्ट की है, छोटी क्लासों से लेकर बड़ी बड़ी एग्जामों में ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और काफ़ी ऊर्जा हुआ सा टॉपिक होता है, कम याद होने वाला टॉपिक है। आज मैंने 20 सवाल इसी सल्तनत काल में से लिए हैं। जो आपको पता है 1206 से लेकर 1526 का जो काल था, उस काल को सल्तनत काल कहा जाता है और उनमें बहुत सारे वंशों के 5 वंशों का जिक्र आपने पढ़ा होगा। तो इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते कुछ महत्वपूर्ण सवाल है वो हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलो हम फटाफट 20 मिनट में 20 सवाल देखते हैं और पता करते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है। और ऐसे ही सवालों से हमको जुड़े रहना है, उन सवालों को डीपली पढ़ना है। एक और निवेदन है कि कोई भी सवाल आप इसमें देखो 20 मिनट के वीडियो में, तो उस सवाल में 10 सवाल निकल कर आते हैं, उनको एक एक को क्लियर करते रहना है अपने को। फटाफट देखते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार आ रहा है। पहला सवाल ध्यान से देखना और उसका सवाल सोचना, उसका उत्तर सोचना, प्रत्येक ऑप्शन पे सोचना आप। और क्वेश्चन में भी 2 सवालों के उत्तर छिपे रहते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि ऐतारकिन का दरवाजा, ऐतारकिन का दरवाजा जो कि नागौर में है, राजस्थान का एक जिला नागौर, उस नागौर जिले में ऐतारकिन का दरवाजा है, वो किस शासक ने बनवाया था। ऐतारकिन के दरवाजे के बारे में बता दूं कि इसी ऐतारकिन के दरवाजे से प्रभावित होकर ही अकबर ने दिल्ली में एक दरवाजा बनाया था जिसको बोलते हैं बुलंद दरवाजा, और ये इसी से प्रभावित था। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है बलबन और चौथा ऑप्शन है अकबर। तो आपको मैंने बताया तो इसका अकबर उत्तर होने का सवाल नहीं है क्योंकि इसी से प्रभावित थे। सोचो जल्दी से और उत्तर आप देखो और आपका उत्तर सही होगा। तो मैं आपको उत्तर बता देता हूं। ऐतारकिन का दरवाजा जो कि नागौर में है, इसका उत्तर होगा, ध्यान से देखना, इसका उत्तर मैं अभी बताता हूं। इसका उत्तर सही होगा इल्तुतमिश। ऐतारकिन के दरवाजे का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने और इसी से प्रभावित थे अकबर। दूसरा सवाल है तुर्क-आने चिहलगानी, एक शब्द आया है तुर्कान ए चिहलगानी, सुन रखा होगा आपने, पढ़ रखा होगा यदि आपने तैयारी की है, को समाप्त किस शासक ने किया है। तो देखो इसको डिटेल से मैं थोड़ा सा इसको बता दूं। आपको पता होगा तुर्क चिहलगानी जो था वो 40 सरदारों का एक समूह था, जो कि सरदारों का समूह था और ये शासन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और इसी को चालीसा भी कहा जाता था। तुर्क-आने चिहलगानी उर्दू शब्द था, वो भी काम में लिया जाता था। सवाल ये पूछा गया है कि इसको समाप्त किसने किया। तो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद खिलजी और चौथा ऑप्शन है बलबन। देखो इसका उत्तर होगा बलबन। और यदि इसी सवाल को घुमाया जाए तो ये 40 सरदारों का जो समूह था या तुर्कान चिहलगानी थी, इसकी स्थापना की थी इल्तुतमिश ने और इसको समाप्त किया था बलबन ने। तो ये था आपका दूसरा सवाल। आशा करता हूँ कि आपका सही हुआ होगा। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पे है वो इस प्रकार के किस शासक ने सिजदा और पाबोस की प्रथा को प्रारंभ किया था। पायबोस भी लिखा हुआ आता है, कई जगह पायबोस भी लिखा हुआ आता है। शुद्ध शब्द पायबोस आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, पायबोस। तो पायबोस भी लिखा होता है। सिजदा का मतलब होता है कि जब भी राजा के सामने जाते थे तो सिर झुकाया जाता था, वो सिजदा थी। पायबोस का मतलब होता था कि शासक के दरबार में जब जाते थे मंत्री और बड़े जो पदाधिकारी होते थे तो शासक के चरणों को चूमते थे, उस प्रथा को बोलते थे पायबोस। और सिजदा का मतलब झुकना, सजदा बोलते हैं ना हम, वो सिजदा था। सिजदा और पायबोस था। तो वो प्रथा प्रारंभ किसने की थी। और ये प्रथा प्रारंभ करने का उद्देश्य ये था कि एक वैभवपूर्ण जो दरबार होता था
उसका एक मान सम्मान बढ़ाने के लिए ये प्रथा प्रारंभ की थी। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन है महमूद खिलजी और डी ऑप्शन है बलबन। देखते हैं आपके दिमाग में इसका उत्तर आया कि नहीं आया। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, सिजदा और पायबोस की प्रथा। और इसका उत्तर मैं अब बता देता हूँ, इसका उत्तर होगा बलबन। अगला जो सवाल है, चौथा सवाल इस प्रकार है, दक्षिणी अभियान में, ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को सुनना और उससे रिलेटेड आपके दिमाग में डायग्राम आ जाना चाहिए। दक्षिणी अभियान में किसने मालिक काफूर, मालिक लिखा हुआ, मलिक काफूर था एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि सल्तनत काल में काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ था। मलिक काफूर सेनापति रहा, बहुत सारी विजयों से जुड़ा हुआ था। मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था। कोहिनूर हीरे का इतिहास आपने पढ़ रखा है कि कहाँ से किस प्रकार आया। उसी दरमियान ये एक सवाल बनता है कि जो मलिक काफूर दक्षिण की विजय पर गया था, तो उस दक्षिणी विजय में किस शासक ने उनको कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ऑप्शन ए है रामचंद्र, ऑप्शन बी है प्रताप रुद्रदेव, ऑप्शन सी है वीर बल्लाल और ऑप्शन डी है वीर पांडे। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें से मैं बता दूं, इसका ऑप्शन अब मैं बताता हूं। ऑप्शन होगा इसका बी प्रताप रुद्रदेव, और ये शासक थे वारंगल के। वारंगल के शासक थे जो कि अभी तेलंगाना लिख सकते हो आप, तेलंगाना में। तो प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर का हीरा मलिक काफूर को भेंट किया था और शासक थे प्रताप रुद्रदेव। अगला जो सवाल है वो ध्यान से सुनना, पांचवा सवाल, किसने सैन्य क्षेत्र में दाग और हुलिया रखने की प्रथा को प्रारंभ किया था। दाग और हुलिया, दाग का मतलब होता था कि जो घोड़े होते थे उन पर उनको दागा जाता था, उन पर एक निशान बनाया जाता था, उसको बोलते थे दाग। और हुलिया, उस समय कोई कैमरा वैमरा था नहीं, इसलिए सैनिकों का हुलिया रखा जाता था। क्यों रखा जाता था आपको पता है कि सैनिक और घोड़े चेंज नहीं हो। तो ये प्रथा किसने चालू की थी। पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है इल्तुतमिश और चौथा है सिकंदर लोदी। इनमें से कौन सा होता है। इसी प्रकार के सवाल सारे एग्जामों में आते हैं। अब आपको मोटा मोटा आइडिया, आप जब भी अगला एग्जाम आएगा आप देखना इस प्रकार के सवाल ही देखने को मिलेंगे। तो इनमें से कौन सा उत्तर होगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये दाग और हुलिया की प्रथा, अब मैं बताता हूं, इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया सैन्य सुधार, अलाउद्दीन के जो सैन्य सुधार थे उनमें से ये एक महत्वपूर्ण था। अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य सुधार और बाजार नियंत्रण प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण थी और उनकी विजय भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो इन पर अपने को फोकस रखना है। छठा सवाल देखो, छठा सवाल स्क्रीन पे इस प्रकार है। छठा सवाल आ रहा है, दिल्ली स्थित शीरी के किले का निर्माण किसने किया। आपको सल्तनत काल की स्थापत्य कला थोड़ी सी ढंग से पढ़नी, स्थापत्य कला जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन स्थापत्य कला आपको पढ़नी पड़ेगी। मोटे मोट 4-5 लाइनों में स्थापत्य कला है सल्तनत काल की, कोई ज़्यादा स्थापत्य कला नहीं है। पूछा गया है शीरी का किला, और इसके बारे में मैं और बता दूं कि इसके अंदर एक महल है जिसको 1000 खंभों का महल कहा जाता है। 1000 खंभों का महल भी कहा जाता है। ध्यान से सुनते रहो एक एक सवाल को, महल भी कहा जाता है। सवाल पूछा गया है इसका निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। वीडियो को, यदि आपके दिमाग में सवाल नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, आपका उत्तर आपके क्लियर हो जाएगा। तो इसका उत्तर मैं बता देता हूं, इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने शीरी के किले का निर्माण करवाया था और इसी के अंदर 1000 खंभों का महल है। अगला जो सवाल है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने नहर निर्माण प्रारंभ किया था, नहरों का निर्माण किया था। ये काफ़ी उनकी अच्छी चीज़ थी और इसीलिए ये प्रसिद्ध भी हुए थे। ऑप्शन ए है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है बलबन। ऐसा कौन सा शासक था जिसने नहर निर्माण में काफ़ी कुछ रुचि दिखाई थी और बहुत सारी नहरों का निर्माण भी करवाया था। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो और इसका उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाना प्रारंभ किया था। अगला सवाल देखते हैं, 8वां सवाल, और आशा कर रहा हूँ आपके सही हो रहे होंगे, आपको पहले से ही आते होंगे। तो 8-7 सवालों में से काफ़ी कुछ आपको आइडिया हुआ है।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा, नाम याद रखना, दारुल सफ़ा काफ़ी बार सवाल इनमें से आया हुआ है, दारुल सफ़ा। तो दारुल सफ़ा क्या था? ऑप्शन ए है एक दानशाला, दूसरा है एक खैराती अस्पताल, तीसरा सी ऑप्शन है एक पुस्तकालय और डी ऑप्शन है धर्मशाला। इनमें से किसको दारुल सफ़ा कहा जाता था? इसका उत्तर होगा यह एक खैराती अस्पताल था, गरीबों के लिए अस्पताल बना हुआ था और उसी को दार उल शफ़ा कहा जाता था, दार उल सफ़ा। याद रखना 20 सवाल आपके आधे घंटे में तैयार हो रहे हैं। आप यूट्यूब देखते रहते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे दूसरे वीडियो भी देखते हो, आधे घंटे में यदि 20 सवाल में से एक भी सवाल आ गया आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा वो। अगला सवाल है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में कौन सी बात सही है? इब्न बतूता एक यात्री था, उसके बारे में कौन सी चीज़ें सही है? 3 चीज़ें हमने लिख रखी है। पहला चीज़ लिख रखी है कि वो मोरक्को का यात्री था, क्या बात ये सही है? दूसरा, उसने किताब उल हिंद लिखी और तीसरी, उसने वह चीन में दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। इनमें से कौन सी सही? इस प्रकार के सवाल आजकल आते रहते हैं। तो आप सबको पता है कि इब्न बतूता मोरक्को का था और उसके बाद में उसको चीन भी भेजा गया था, लेकिन उसने किताबुल हिंद पुस्तक नहीं लिखी। ये किताब किसने लिखी? अल-बरूनी ने लिखी होगी, देखना आप। तो इसमें 1 और 3 सही है, दूसरा सही नहीं है। किताबुल हिंद किसने लिखी? अल-बरूनी ने। अगला सवाल जो है देखना, दिल्ली के किस सुल्तान ने, बहुत बार ये सारे के सारे सवाल है बहुत बार आए हुए, एक नहीं काफ़ी बार सवाल रिपीट हुए हुए हैं, उन्हीं सवालों को हमने चुना है। दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगवाया था? ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर, पहले इस शासक से पहले ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया जाता था, लेकिन इस सुल्तान ने, इस शासक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसा कौन सा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर गया? और इसका उत्तर सही होगा फिरोज शाह तुगलक, जिसने 24 टैक्स थे, 24 टैक्सों को कम करके 4 टैक्सों में परिवर्तित कर दिया, लेकिन साथ ही साथ ब्राह्मणों पर भी टैक्स उन्होंने लगाया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था। अब आता है 11वां सवाल आपकी स्क्रीन पे। 11वां सवाल है बहुत अच्छा सा सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा आइडिया होगा। दिल्ली सल्तनत काल में मैंने बताया कि 1206 से लेकर 1526 तक बहुत सारे वंशों ने शासन किया, उनका सही क्रम कौन सा है? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ये 5 वंश थे। तो इनमें से कौन सा सुमेलित है? देखना, वीडियो को रोक के आप आराम से देखो, उसके बाद में इसका उत्तर ढूंढना। तो मैं आपको उत्तर में बता देता हूँ, वीडियो रोकना है तो रोक लो। उत्तर में बता देता हूँ कि ये है गुलाम, उसके बाद में खिलजी वंश, उसके बाद में तुगलक वंश, उसके बाद में सैयद वंश और उसके बाद में लोदी वंश। देखो, शुरुआत गुलाम वंश से हुई थी, अंतिम लोदी वंश था। खिलजी, गुलाम, तुगलक और सैयद ये बीच के वंश थे। याद रख लेना आप, जैसे ये जीके की प्रश्नावली चल रही है, जीके के प्रश्नोत्तर चल रहे हैं, तो आप इसको ट्रिक भी बना सकते हैं। जीके टीएसएल, जीके टीएसएल, ये गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, इस प्रकार आप याद है जीके टीएसएल। अगला है, कोई ये चीज़ें याद नहीं हो तो फॉर्मूले भी बनाना कोई ज़्यादा। भारत का शादी किसे कहा जाता है? भारत का शादी किसे कहा जाता है? एक बहुत महान विद्वान थे जिनको भारत का शादी गजल गायकी में काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे और इसी के नाम से भारत का शादी किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, बी ऑप्शन है अमीर हसन देहलवी, सी ऑप्शन है हमीदुद्दीन नागौरी और डी ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन सा व्यक्ति था जिसको भारत का शादी कहा जाता था? 4 ऑप्शनों में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो तैयारी पे लगे रहो, क्योंकि इसी प्रकार के सवाल आ रहे हैं यदि आपको एग्जाम क्रैक करना है। ये आने ही चाहिए, आपने कितनी ही पढ़ाई की हो, लेकिन स्क्रीन पे आते ही सवाल आपके बिना, कई बच्चे ये भी बोलते हैं कि मुझे ऑप्शन बताओ फिर बताऊंगा। ऑप्शन का कोई काम इजी नहीं है। ऑप्शन से आप उत्तर ढूंढ रहे हो तो हार्ड होता है काम। डिस्क्रिप्टिव टाइप में तो कुछ भी लिख सकते हो, इनमें ऑप्शनों में से क्या होगा? और इसका उत्तर है अमीर हसन देहलवी। आप याद नहीं हो रहा है तो देहली बड़ी सादी है, सादी मतलब सीधी सादी है। अमीर हसन देहलवी का उत्तर होगा। 13वां सवाल इस प्रकार है, ऐसा कौन सा शासक था जो कुरान की प्रतिलिपियों को बेचकर अपना खर्च चलाता था? एक सीधा साधा शासक था
सीधा साधा शासक था जो क्या करता था, शासन कार्यों में ज़्यादा भाग नहीं लेता था और खुद कुरान की प्रतियां लिखता था, उनको बेचकर अपना खर्चा चलाता था। ऐसा कौन सा शासक था? ऑप्शन ए है नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन मसूद शाह, ऑप्शन सी है बहराम शाह, ऑप्शन डी है बलबन। ऐसा कौन सा इसका होगा? ऐसा कौन सा सीधा आदमी था, सीधा शासक था? और इसका उत्तर होगा नसीरुद्दीन महमूद, जिसके बाद में बलबन शासक बना था। और ये आदमी बहुत सीधा था, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। 14वां सवाल आपकी स्क्रीन पे है। क्या हालचाल चल रहे हैं? उत्तर आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? नहीं आ रहे तो जोर लगाओ, पढ़ो, टॉपिक क्लियर करो और उसके बाद में आओ। अगला सवाल है 14वां। तराइन का तीसरा युद्ध जो कि 1216 में हुआ था, उसमें इल्तुतमिश ने किसको पराजित किया था? आपको तराइन का प्रथम युद्ध 91 में, दूसरा युद्ध 92 में, तो तीसरा युद्ध जो हुआ काफ़ी कम प्रसिद्ध होता है। तराइन के प्रथम और दूसरा 2 युद्ध, लेकिन 1216 का जो तीसरा युद्ध था, जो इल्तुतमिश और किसके मध्य हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश ने किसको पराजित किया था? ऑप्शन ए है कुबाचा, ऑप्शन बी है यल्दोज, ऑप्शन सी है अली मर्दन और ऑप्शन डी है जलालुद्दीन खिलजी। कौन सा शासक था? अब आपको आइडिया होना चाहिए, दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा होगा। जलालुद्दीन खिलजी तो नहीं हो सकता, अली मर्दान खान बंगाल से संबंधित था। कुबाचा और यल्दोज में से कन्फ्यूज हो रहे होंगे और इसका उत्तर होगा यल्दोज। 1216। इसमें 2 सवाल वो बन रहे हैं और 1 सवाल ये, तो एक एक सवाल में 5-5 सवाल बनते जा रहे हैं। आप देखते रहो, मज़ा आएगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर लो ताकि दूसरे साथियों को भी इसका फ़ायदा मिले। और साथ में अपने परिवार में यदि कोई 11th और 12th साइंस पढ़ रहा है तो उनके लिए संभव क्लासेज ने संभव अचीवर्स नाम से एक नया चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें आपको साइंस की क्लासें मिलती है। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यदि आपके परिवार में है तो वहाँ भी दमदार क्लासें हैं। वहाँ आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सारी की सारी क्लासें आप पढ़ सकते हो। सवाल देखते हैं 15वां की स्थिति क्या है? 15वां है सल्तनत का समुद्रगुप्त। सल्तनत का समुद्रगुप्त किस शासक को कहा जाता है? आपने गुप्त काल में समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, जिनकी विजय काफ़ी महत्वपूर्ण थी, लेकिन सल्तनत काल का समुद्रगुप्त किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। इन 4 ऑप्शनों में किस शासक को सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा जाता था? इसका उत्तर होगा, मैं बताता हूँ इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि जिस प्रकार समुद्रगुप्त ने बहुत सारी विजय प्राप्त की थी गुप्त काल में, वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी भी अपने विजयों के लिए प्रसिद्ध है और इसको सल्तनत का समुद्रगुप्त भी कहा जाता है। अब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि यह कथन किसने कहा था, किस व्यक्ति ने, किस विद्वान ने अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा था। कमेंट करके मुझे बताना ताकि मुझे भी लगे कि आप आराम से इसमें अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, जुड़े हुए हो, आपको सिलेक्शन करवाने की इच्छा है। 16वां सवाल देखते हैं। 16वां सवाल क्या है? 16वां सवाल है किस विद्वान ने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक 8 सुल्तानों का शासन देखा? एक बहुत बार सवाल आया हुआ है कि ऐसा कौन सा विद्वान था जिसने 8 राजाओं का शासन देखा था। ऑप्शन ए है जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी है बदायूनी। कौन सा विद्वान था जो 8 शासकों का राजकाज देखा था? और इसका उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने, इसने शायद 6 का देखा था। देखना आप, 6 का आए तो बरनी लिखना और 8 आए तो अमीर खुसरो लिखना। 8। अगला सवाल है दीवाने कोही की स्थापना किसने की थी? दीवाने कोही एक विभाग था और मैं इसको बता दूं, दीवाने कोही कृषि विभाग था। कृषि विभाग था। इस कृषि विभाग को दीवाने कोही कहा जाता है। सवाल आपसे पूछा गया है कि दीवाने कोही की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। कौन सा शासक था जिसने दीवाने कोही की स्थापना की थी इस विभाग का और ये कृषि विभाग से संबंधित था? इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, उनके जो सुधार है
वो भी देखना। सांकेतिक मुद्रा का जिक्र भी आता है, वो आपको याद होगा। लेकिन दीवाने कोही से ये सवाल को कम से कम 15 बार आया हुआ है, तो इसको भी आप डिटेल से देखना। 18वां सवाल इस प्रकार है, फतवाए जहांदरी किसके द्वारा रचित पुस्तक है? फतवाए जहांदरी किसके द्वारा? देखो, सल्तनत काल में मैंने जिस प्रकार स्थापत्य कला के बारे में कहा था आपको, उसी के साथ साथ आपको पुस्तकें जिनकी एक टेबल बनानी होगी, और उन टेबल में बहुत सारे महत्वपूर्ण विद्वान और उनकी पुस्तकें, कम से कम 15 के लगभग पुस्तकें होगी, वो आपको याद होनी चाहिए। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग पुस्तकें अलग अलग एग्जामों में आती रहती है, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ आपसे सवाल पूछा है, फतवाए जहांदरी किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन ए है बरनी, जियाउद्दीन बरनी, पूरा नाम जियाउद्दीन बरनी। ऑप्शन बी है अहमद सरहिंदी। ऑप्शन सी है अमीर खुसरो। ऑप्शन डी है हसन निजामी। इनमें से कौन सा इसका उत्तर होगा? अब मैं आपको बता देता हूँ, आपने देख लिया होगा, वीडियो को रोक लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, इसका उत्तर होगा जियाउद्दीन बरनी। 18वां सवाल आपका क्लियर हो गया। 19वां सवाल है, 19वां सवाल इस प्रकार, सल्तनत काल में एक निश्चित मात्रा से अधिक संपत्ति होने पर लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? देखो, थोड़ा सा सवाल को उसको ध्यान से समझना, इसको संशोधित मैं कर देता हूँ कि सल्तनत काल में जैसे आजकल इनकम टैक्स लगता है, वैसे ही सल्तनत काल में भी एक निश्चित संपत्ति, जैसे कोई के इनकम टैक्स में दे रखा है कि 5 लाख से ऊपर संपत्ति होगी तो आपके टैक्स लगेगा, वैसे ही सल्तनत काल में भी टैक्स लगता था। थोड़ा सा सवाल को चेंज कर लेना आप कि वो उस संपत्ति को क्या कहा जाता था जिससे ऊपर संपत्ति होने पर व्यक्ति से टैक्स लिया जाता, वो संपत्ति क्या कहलाती थी? वो संपत्ति क्या कहलाती थी? वो कम से कम संपत्ति क्या कहलाती थी? कम संपत्ति को क्या कहा जाता था जिससे ऊपर धन होने पर टैक्स देना पड़ता था? पहला है खम्स, दूसरा है तरकात, तीसरा है निसाब, चौथा है खिदमत। काफ़ी हार्ड सवाल है, यदि ये भी आ रहा है अच्छा स्टैंडर्ड है, और इसका उत्तर होगा निसाब, क्योंकि निसाब से ज़्यादा संपत्ति होने पर व्यक्तियों को हिसाब देना पड़ता था। उत्तर आएगा निसाब। अगला है लास्ट सवाल, 20वां, कौन सा शासक गुलरुखी नाम से कविताएं रचता था? ऐसा कौन सा शासक था जो गुलरुखी नामक से कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी, बी आलम शाह, सी फिरोज शाह और डी बहलोल लोदी। ऐसा कौन सा शासक था जिसने गुलरुखी नाम से रचनाएं करता था? लास्ट सवाल था, उत्तर मैं बता देता हूं, इसका उत्तर होगा सिकंदर लोदी। ऐसे शासक थे जो गुलरुखी के नाम से रचनाएं करते थे। ये थे आपके 20 सवाल, और 20 सवाल में आपका रिजल्ट कैसा रहा? आपका कितना सही सवाल थे, कितने पहले से आ रहे थे, ये आप जानो। लेकिन यदि कुछ कमियां हैं तो और सुधारो। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहता है। एक नए और शानदार और दमदार वीडियो के साथ मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और साथ ही यूं ही पढ़ते रहो। धन्यवाद।